विजय कृष्ण सर, जिस तरीके से अभी शीतल सर ने भी उठाया, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि बार-बार योजनाओं को लेके कि इतना पैसा इनके खाते में जाएगा, उतना पैसा उनके खाते में जाएगा, इस तरीके की योजनाएं आ रही हैं। और ये दोनों सियासी दल कर रहे हैं, सारे सियासी दल कर रहे हैं, दोनों क्यों, सारे सियासी दल कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ठीक वैसे साउंड नहीं करता है जैसे वोट फॉर नोट का मामला आया था, कैश के वोट जो है वोट देने के बदले कैश की बात हुई थी एक बार पहले, तो क्या फिर वो एक पर्टिकुलर पार्टी के कुछ नेताओं पर आरोप लगा था उस तरीके का। लेकिन क्या वही अब चुनावी कॉन्सेप्ट बना लिया गया है, जो उस समय अपराध के तौर पर आरोप लगे थे, आज उसी अपराध को लीगलाइज करने की एक तरीके से कोशिश नहीं हो रही है ये, कि ऐसे चीजों को आगे बढ़ाइए, इन्हीं के सहारे जो है वोट खरीदिए, तो सीधे सीधे वोट खरीदने जैसा मामला नहीं होता जा रहा है ये योजनाएं जो हो रही हैं। राम प्रकाश जी, जिन बातों का आपने उल्लेख किया, एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते मैं कभी कभी सोचता हूं कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जो शीतल भाई की वेदना अभी मैंने देखी, मैं उससे 100% सहमत हूं कि क्योंकि गवर्नमेंट की अब जो पॉलिसीज बन रही हैं, खासतौर से 2014 के बाद, आप अगर सारे बजट को देखें और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देखें, तो वो 140 करोड़ को ध्यान में रख के बनी नहीं रही। वो बड़ी सेलेक्टिव पॉलिसीज बन रही हैं, और चुनाव जीतने के जो हथकंडे होते हैं उस पर उसको महारत है, तो उसके लिए वो फिर बादड़ भी क्यों। अगर किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया डालने पे किसान अपनी एमएसपी भूल जाए, अपने उपज का उसको जो दाम मिलना चाहिए वो भूल जाए, तो फिर वो क्यों न करे ऐसा। ये तो लोगों को भी समझना चाहिए ना। तो ये इसकी जिम्मेदार खाली मैं उस पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं मानता है। और सच पूछिए तो इस चीज को लेके मुझे पब्लिक के प्रति भी मेरे मन में कभी कभी बड़ा आक्रोश रहता है कि अब ऐसा नहीं है कि कोई चीज किसी को मालूम नहीं है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, तो ठीक है, मैं मानता हूं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे तो बहुत सारी चीजें सामने नहीं आ सकती, लेकिन आप जैसे पत्रकार और शीतल भाई जैसे पत्रकार और पांडे जी जैसे लोग जो है सोशल मीडिया के थ्रू रोज ही पब्लिक को एजुकेट कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है, उसकी व्यूवरशिप भी बहुत ज्यादा है, चर्चाएं भी होती हैं लोगों में, लेकिन आखिर क्यों नहीं उनके पे असर होता है। अब आप सोचिए कि चुनाव के दिन अगर 2,000 रुपया किसी के अकाउंट में आता है, तो ये सीधे सीधे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन इलेक्शन कमीशन है कहां। इलेक्शन कमीशन को तो तुरंत इसको संज्ञान में लेना चाहिए। और मैं आपको एक बड़ी फनी बात बताऊं, मैंने कई पढ़े लिखे लोगों से पूछा कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो लोग नाम नहीं बता पाते हैं। उसके साथ ये जरूर कहते हैं कि नहीं, वो टीएन शेषन बड़े अच्छे थे, जे राव बड़े अच्छे थे, वो चावला साहब बड़े अच्छे थे, लेकिन प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम ही नहीं लोग बता पाते। ये उसकी हनक है। और जिधर शीतल भाई ने कहा कि 91 के बाद जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का जो दौर देश में चला, देखिए उस समय उसकी जरूरत थी, क्योंकि उस समय जो देश की स्थिति थी कि देश का सारा सोना गिरवी था। लेकिन आपको याद होगा कि 19 के इलेक्शन में रवीश कुमार से राहुल गांधी ने इंटरव्यू में कहा था, जो किसी पब्लिक मीटिंग के पीछे मंच पे, कि जो उस समय का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की जो हमारी पॉलिसी थी और जो सोच के किया गया था, वो 2008 और 9 के बाद मुझे लगता है कि अब उससे भला होने वाला नहीं है। इस चीज को वो समझ रहे थे और उन्होंने इसको बहुत ही अंडरलाइन करके इस बात को कहा। बल्कि रवीश कुमार ने उससे पूछा भी कि क्या आप ये कह रहे हैं, बोले हाँ। क्योंकि एक चीज देखिए कि जो 2004 में जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट आई, उसके पहले जब अटल जी की सरकार थी, तो जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट आई तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन तो वो 91 से शुरू ही हो गया था। अटल जी के जमाने में भी बहुत तेजी से पीएसयूज वगैरह की बेचने की बात चल रही थी। आपको ध्यान होगा कई पीएसयूज पे वही कांग्रेस बड़ा विरोध करती थी।
लेकिन उस समय क्या होता था कि आम पब्लिक जो हिंदुस्तान की जो गांव में रहती है उसका इकोनॉमिक स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, उसी को मद्देनजर करते हुए उस गवर्नमेंट ने मनरेगा की स्कीम लाई। तो एक तरफ उसमें यह भी था कि जो गांव के लोग हैं उनको 100 दिन की गारंटी दी जाए, उनका किसी तरह से इकोनॉमिक स्ट्रेंथन हो। ठीक है, उसमें कारपोरेट भी रहा होगा, सब कुछ था, लेकिन वो मूल में था कि कैसे 140 करोड़ लोग, मान लीजिए उसमें 135 करोड़ लोग रहे होंगे, 130 करोड़ लोग रहे होंगे कि। और एक चीज मैं बता दूं आपको, हमने गांव में देखा, आरपी भाई शीतल जी भी बताएंगे, वो घूमते रहते हैं, कि मनरेगा की स्कीम से गांव में बहुत लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। ठीक है, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां भी थी, मैं मानता हूं, उसमें बहुत सारे लूप होल भी थे, लेकिन धीरे धीरे उससे लोगों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ। और ये हुआ क्यों, मैं एक घटना का आपसे उल्लेख करना चाहूंगा। 2004 के पहले जब सोनिया जी रोड शो कर रही थी, जनसंपर्क में निकली थी, तो इसी बनारस से जब वो मुगल सराय की तरफ जा रही थी, तो आरपी भाई दिल्ली के 20-25 पत्रकारों को लेके मैं अपनी उसमें था, एक मिनी बस थी, और उसमें सब लोग मेरे साथ चल रहे थे। तो एक जगह सोनिया जी एक कच्चे मकान में घुस गई। ये मैं कुछ प्रत्यक्षदर्शी हूं, इस घटना का मैं आपको उल्लेख कर रहा हूं। और उस घर में घुसी तो एक औरत थी, उससे उन्होंने पूछा कि तुम्हारे आदमी क्या करते हैं। उन्होंने हस्बैंड और पति वर्ड नहीं यूज किया था, कि तुम्हारे आदमी क्या करते हैं। उन्होंने बताया कि मजदूरी करते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि मजदूरी रोज मिलती है। उसने कहा कि कबो कबो नहीं। तो बल्कि मैं खड़ा था तो मैंने उसको थोड़ा उसको कहा कि ये कह रही है कि कभी कभी नहीं मिलता है। फिर उन्होंने पूछा कि कितने बच्चे हैं, तो 4-5 बच्चे उसने बताए। फिर उन्होंने पूछा स्कूल सब जाते हैं, तो बोली हाँ 1-2 जाते हैं, बाकी उतना फीस नहीं हो पाता। फिर उन्होंने पूछा कि सालों भर तुम्हारे यहाँ दोनों टाइम पूरे परिवार का खाना बनता है। तो उस औरत ने कहा कि कबो कबो नहीं। उसके बाद जो सोनिया जी के चेहरे का एक्सप्रेशन था, मेरे पास कैमरा तो नहीं था, वो उसके दरवाजे का हैंडल पकड़ के उनके मुंह से चीख टाइप जैसे सी की आवाज निकली, और तुरंत वहां से निकल के वो गाड़ी में बैठ गई। जो मुझे बाद में पता चला कि उसके बाद उन लोगों ने इस पर कहा कि भाई जो इस तरह के ग्रामीण आबादी में लोग रहते हैं दिल्ली में, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आखिर उनके लिए क्या किया जा सकता है। तो फिर ये मनरेगा जैसी स्कीम लाई गई। आप देखिए कि 2019 में अगर उस कंटिन्यूएशन में देखें और उन लोगों की सोच देखें, मैं उसकी तारीफ की बात नहीं कर रहा हूं, एक प्रत्यक्षदर्शी घटना का मैंने उल्लेख किया आपसे। न्याय योजना जो राहुल गांधी की थी कि भाई, और वो देखिए मैं कई इकोनॉमिस्ट से बात किया, बीएचयू में भी उस पर एक सेमिनार हम लोगों ने किया था, उस पर बहुत सारे वर्षार्थियों से बात हुई थी। तो हर लोगों ने कहा कि ये वेल कैलकुलेटेड, बहुत ही सोच समझ के ये लाई गई थी कि उस पर कितना पैसा होगा, और हिंदुस्तान के इतने नौजवानों के पास अगर 7,500 रुपया जाएगा तो वो खर्च करेंगे, पैसा मार्केट में आएगा, उससे पूरी इकोनॉमी चलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो कहने का मतलब है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, कि उसके पीछे सोच ये थी, जिधर शीतल भाई ने वो आकृत किया कि इतनी दारूणता जो हो गई है उसको एड्रेस करने की वो बात थी, जो कि अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। और जो ये कंपटीशन में बीजेपी कर रही है, जो आपका आज का पॉइंट है आरपी भाई, कि वो 500 में देंगे तो हम 450 में देंगे, वो 3100 में धान देंगे तो हम 3200 में देंगे। मुझे लगता है कि बीजेपी जैसी पार्टी जो 10 साल से सत्ता में है, उसका इस तरह से घोषणा करना ये निहायत ही हास्यास्पद है मेरी निगाह में। अरे भाई, आप वो ठीक है कि आप राजस्थान में सिलेंडर देंगे तो हम यूपी वालों ने क्या बिगाड़ा है, हमको क्यों नहीं देंगे भाई। यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, वहां तो अभी आप डबल इंजन की सरकार की डिमांड कर रहे हैं, यहाँ तो ऑलरेडी डबल इंजन की सरकार है। तो यहाँ तो अभी बोल के डबल गए इंजन, थे चुनाव में बोल के गए थे कि होली और दिवाली एक एक सिलेंडर फ्री देंगे, वो भी वो भी नहीं नहीं मिला, दिया चुनाव खत्म हो गया, जीत ना। गए, बात खत्म हुई। हाँ, खत्म हो गई बात। और ये चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अब तक तो
अब पता नहीं क्यों यहाँ कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब तक तो कांग्रेस पार्टी को यूपी में प्रदर्शन करना चाहिए कि आपने राजस्थान में घोषणा की, हमको क्यों नहीं दे रहे। जहां जहां डबल नहीं नहीं, इंजन उस की पर सरकार है। विजय किशन सर, जी उस पर एक कांग्रेस अध्यक्ष ने जो है एक पोस्टर कांग्रेस की तरफ से रिलीज किया गया था, और बकायदा कांग्रेस अध्यक्ष ने उस बारे में सवाल किया है जो अजय राय साहब हैं कि जब 450 में जहाँ पे अभी घोषणाएं हो सकती हैं, तो उत्तर प्रदेश में आखिर कब होगी ये घोषणा? क्या 2024 में होगी या 2027 में होगी, विधानसभा चुनाव को टारगेट करके भी? नहीं, देखिए आसिफ भाई, दो 450 में चीजें है उत्तर ना। प्रदेश वासियों को सिलेंडर कब मिलेगा, ये उस सवाल नहीं, उन्होंने ठीक है, उठाया। लेकिन वो देखिए केवल बयान से नहीं होगा। आपको याद है ना, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके सड़कों पे उतरी थी। तो ये जिले जिले कस्बों कस्बों में लोगों को, कांग्रेस पार्टी को, चाहे अपोजिशन की जो भी पार्टियां हैं, उनको उतरना चाहिए इस पर लेके। कोई चीज जब आप आंदोलन करते हैं तो ऐसे मत करिए, फिर केवल बयान से नहीं होगा। मैं उनके बयान पे, वो ठीक है, वो किया उन्होंने, लेकिन जब उस तरह का जब आंदोलन होगा, और ये जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां तो जरूर होना चाहिए कम से कम। तो देखिए फिर कैसे फिर पब्लिक के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो जो मैंने पहले आपसे कहा ना कि इसके लिए पब्लिक भी जिम्मेदार है। जी हाँ। अब सर चलते चलते आप तीनों से एक सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर के, चूंकि हम लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भी बात कर रहे थे नैरेटिव की, खबर यह है कि अखिलेश यादव जो इंडिया गठबंधन के मार्फत जो जो उन्होंने ऐलान किया था इंडिया गठबंधन ने तमाम एंकरों के बहिष्कार का, अखिलेश ने अब उससे खुद को अलग कर लिया है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी जो है अब वो किसी भी चैनल से उनका कोई मतभेद नहीं, और वो सारे चैनलों पर अपनी बात मजबूती से रखेंगे। सर, क्या जो भारतीय जनता पार्टी का इंडिया गठबंधन को लेकर के जो बात कही जा रही थी बिखराव वाली, अब वो धीरे धीरे सच साबित होती जा रही है? आप तीनों से मेरा ये सवाल रहेगा। विजय कृष्ण सर, आप पहले शुरू करें। ये अखिलेश यादव की एक प्रेशर टैक्टिस है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में देखिए 3 तारीख के बाद थोड़ा स्थिति और क्लियर हो जाएगी कि उनकी पार्टी की वहाँ क्या स्थिति होती है। हकीकत ये है कि कहीं न कहीं वो, मुझे लगता है कि अंडर प्रेशर में है वो, और अपनी चीज को थोड़ा सा अलग दिखा के करने की जो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर वो इंडिया गठबंधन से अलग होते हैं, जिसकी संभावना मुझे दूर दूर तक नहीं लगती, क्योंकि देखिए उनके भी सर्वाइवल का सवाल है 2024 जो है। ऐसा नहीं है कि वो अकेले पूरा यहाँ पे कुछ कर लेंगे। ये एक प्रेशर टैक्टिस है, ये सहमत का खेल 2024 के चुनाव तक चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं एडवर्स में मान लेता हूं कि वो अलग हुए, तो वो अपना राजनीतिक अस्तित्व भी इसमें समाप्त कर देंगे, क्योंकि फिर उसके बाद जो नैरेटिव बनेगा उनके बारे में, जो पहले अतीत में बनता रहा है गाहे बेगाहे, कि बीजेपी के प्रेशर में सपा हो चाहे बसपा किस तरीके से का राजनीति करती है, तो फिर इनका लिए इनके राजनीतिक भविष्य जो है इनका खुद ही अंधकार में हो जाएगा।